जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम बात करते हैं शहीद आजम भगत सिंह के विषय में। भगत सिंह जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए, इस संस्कृति के लिए कुर्बान कर दिया। उस भगत सिंह का सपना क्या था? भगत सिंह कौन बन सकता है? भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह कैसा भारत देखना चाहते थे? आज हम देखते हैं पूरा हॉलीवुड, पूरा बॉलीवुड शराब के नशे में, अफीम के नशे में, स्मैक के नशे में, चरस के नशे में डूबा हुआ है। जिनको हम रानी पद्मिनी के रूप में मानते थे, दीपिका पादुकोण, वो नशा लेते हुए पकड़ी गई है। जिनको हमने हीरो माना था, वो हीरो तो जब हिरण वाले मामले में पकड़े गए तो जमानत के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। और भगत सिंह ऐसे थे, जब उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी तो वो जेल में हंस पड़े थे। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने के लिए गए थे। और वो जब वो फांसी के ऊपर लटकने के लिए गए तो जाते हुए उनके पास जो डिप्टी मजिस्ट्रेट था, जो जेलर था, अंग्रेज था, उसको कोहनी मारकर वो कहते हैं कि तुम बड़े लक्की हो, तुम बड़े खुशकिस्मत हो, क्योंकि आज तुम देखोगे कि भारत के क्रांतिकारी किस तरह हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमते हैं। तो ऐसे भगत सिंह थे, उनको हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और भगत सिंह को हमें इसलिए भी याद रखना पड़ेगा, इसलिए याद करना पड़ेगा क्योंकि भगत सिंह से ही हमारा भारत बनेगा। भगत सिंह ने भारत के लिए जान दी, अपने प्राणों की सर्वोच्च आहुति दी। वो भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह के अनजाने अनसुने किस्से कौन कौन से हैं? देखिए भगत सिंह की राइटिंग कैसी थी, उसको हम देख लेते हैं। ये भगत सिंह की जेल डायरी है। इस जेल डायरी में आपको भगत सिंह की राइटिंग में दिखा देता हूं। भगत सिंह के हाथ की लिखी हुई ये राइटिंग है। आप इसमें शब्दों की बनावट देखिए, शब्दों का फ्लो देखिए। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को ये हैंडराइटिंग दिखाई जाए तो वो कहेगा कि ये हैंडराइटिंग लिखने वाला कोई मस्तिष्क है, वो बहुत महान मस्तिष्क रहा होगा। तो जेल के अंदर भी शहीद भगत सिंह लगभग 2 साल तक, 700 दिन तक जेल में रहे। उन 700 दिनों में भगत सिंह ने 400 पुस्तकें पढ़ी। हर 2 दिन में एक पुस्तक पढ़ लेते थे। इतने बड़े क्रांतिकारी, इतने बड़े पढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। जो भारत एक खोज के नाम से, भारत खोज के नाम से पुस्तकें लिखी गई। नेहरू जी के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो पुस्तकें सारी कॉपी पेस्ट हैं, किसी से लिखवा कर उसके ऊपर केवल नाम लिखने का काम नेहरू जी ने किया था। लेकिन भगत सिंह का दृष्टिकोण, भगत सिंह का चिंतन मनन बहुत ऊंचा था। भगत सिंह क्रांतिकारी थे ये तो हम सुनते हैं, लेकिन आपने शायद नहीं सुना होगा कि भगत सिंह के पिताजी भी क्रांतिकारी थे। भगत सिंह के 2 चाचा थे, सरदार स्वर्ण सिंह और सरदार अर्जुन अजीत सिंह। वो दोनों क्रांतिकारी थे। भगत सिंह के पिताजी वो भी क्रांतिकारी थे और भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह वो भी क्रांतिकारी थे। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह वो भी क्रांतिकारी थे। भगत सिंह की मां विद्यावती वो क्रांतिकारी को जन्म देने वाली राष्ट्र माता है। दादी जयकौर वो क्रांतिकारियों को शरण देने का, क्रांतिकारियों के लिए भोजन बनाने का काम करती थी। भगत सिंह का परिवार कितना बड़ा क्रांतिकारी था, आप अंदाजा लगाइए। भगत सिंह के पिताजी के ऊपर 42 मुकदमे दर्ज थे। सरदार किशन सिंह के ऊपर 42 मुकदमे। उनके जो एक चाचा हैं, चाचा स्वर्ण सिंह, उनको 23 साल की उम्र में भगत सिंह की तरह ही फांसी के फंदे के ऊपर लटका दिया गया था। हंसते हंसते उन्होंने फांसी का फंदा चूम लिया था। अपने घर में विधवा चाची को भगत सिंह ने देखा है। उनके दूसरे चाचा सरदार अजीत सिंह वो पूरे हिंदुस्तान के ऐसे क्रांतिकारी हैं जो सबसे अधिक समय तक निर्वासित रहे हैं, जिनको देश निकाला दिया गया था। वो कितने बड़े क्रांतिकारी थे आप अंदाजा लगा लीजिए। अगर मैं सरदार अजीत सिंह की बात करूं तो सरदार अजीत सिंह इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि वो जब भाषण देते थे तो भाषण देते देते ऐसा उनकी पकड़ थी, 6 भाषाओं को लिखना जानते थे, 40 भाषाओं को बोलना जानते थे और इतने बड़े भाषण देने वाले थे कि रावलपिंडी में एक बार उन्होंने भाषण दिया तो भाषण के बाद जो लोगों की भीड़ ने अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में सुना तो वो भीड़ इतनी उत्तेजित हो गई कि वो अंग्रेजों की बिल्डिंग को, सरकारी इमारत को आग लगाने के लिए चल पड़ी। भगत सिंह 28 सितंबर 1907 को जन्म हुआ, 23 मार्च 1931 को हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। तो भगत सिंह जिनकी आयु बहुत छोटी थी, 23 साल की आयु में उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। उनकी आयु छोटी तो थी, लेकिन उस छोटी आयु में भी वो ध्रुव तारे कितने चमक गए। भगत सिंह के जीवन के बारे में यह कहा जाता है कि उनका जीवन पेनफुल तो था लेकिन शेमफुल नहीं था। भगत सिंह के बारे में भगत सिंह खुद फांसी के फंदे को चूम गए और चूमने के बाद ये कहते हैं कि मैं अपनी जितनी सेवा करना चाहता था भारत माता की उतनी सेवा नहीं कर पाया हूं और भारत माता की और सेवा करने के लिए मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे। भगत सिंह के बारे में उनके साथी अजय घोष लिखते हैं कि भगत सिंह स्वतंत्रता संग्राम रूपी आकाश के वो ध्रुव तारे थे। वह चाहे थोड़े समय के लिए चमके
लेकिन 23 साल की आयु में वह 33 करोड़ लोगों की आंखों का तारा बन गए। भगत सिंह का प्रभाव कितना था। जब भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई तो देखिए अंग्रेज कितने डरे हुए थे। 24 मार्च को फांसी दी जानी थी, 23 मार्च की रात को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। अंग्रेज अपने बारे में ये कहते थे कि हम न्याय व्यवस्था को मानते हैं, हम कानून व्यवस्था को मानते हैं, हमारे यहां जस्टिस होता है। उन अंग्रेजों ने, जिनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उन अंग्रेजों ने अपनी सारी न्याय व्यवस्था को ताक पर रखकर रात को फांसी दी। फांसी देने के बाद भगत सिंह की लाश से लोग इतने डरे हुए थे, अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उस लाश को, जैसे क्रांतिकारियों की जिसको फांसी दी जाती थी, उसकी लाश को उनके परिवार को सौंपा जाता है, लेकिन उनकी लाश को उन्होंने उनके परिवार को नहीं सौंपा, बल्कि उनकी लाश को उन्होंने अंग्रेजों की पुलिस ने, जेल के पीछे की दीवार तोड़ी और दीवार तोड़कर कूड़े वाली लोरी में, जिसमें जेल का वेस्ट मटेरियल जाता था, उस लोरी में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के पार्थिव शरीर को बोरों में भरा और लेकर उनको रावी नदी के किनारे पहुंच गए। कुछ किलोमीटर दूर नदी के किनारे जाकर शरीर के शव के, भगत सिंह के शव के कई टुकड़े किए कुल्हाड़ियों से और उसके बाद मिट्टी का तेल जलाकर आग लगा दी। जब वहां के आसपास के गांव वालों ने देखा कि नदी के किनारे कुछ जल रहा है तो गांव वाले आए, उन्होंने देखा ये तो क्रांतिकारियों की लाशें हैं, तो उन्होंने सम्मानपूर्वक उन अवशेषों को, अधजले अवशेषों को इकट्ठा किया और सम्मानपूर्वक उनका दाह संस्कार किया, उनका अंतिम संस्कार किया। पूरे देश में यह खबर फैल गई और 24 मार्च का वो समय था, वो दिन था जब लोगों को पता लगा, पब्लिकली पता लगा कि भगत सिंह को फांसी दे दी गई है और इस प्रकार से अंग्रेजों ने कुटिलता करते हुए फांसी दी है। तो उन लोगों ने पूरे पंजाब में, उस समय का पंजाब, आज का हरियाणा, आज का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब भी उस समय पंजाब के अंदर आता था, तो उस समय के पंजाब में शायद ही कोई घर ऐसा था जिसमें चूल्हा जला हो। तो ऐसा भगत सिंह का प्रभाव था। और भगत सिंह का प्रभाव केवल भारत में नहीं था। जब भगत सिंह को फांसी की सजा दी जानी थी तो भगत सिंह की फांसी की सजा में करोड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया था। करोड़ों लोगों ने यह गुहार लगाई थी कि भगत सिंह की फांसी की सजा को माफ कर दिया जाए। लाखों लोगों ने हस्ताक्षर किए थे और लोगों ने हस्ताक्षर स्याही से नहीं किए थे, खून से हस्ताक्षर किए थे। और भगत सिंह की ऐसी आंधी चली थी कि उसमें गांधी नाम के बहुत से लोग उड़ गए थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। 1931 में कांग्रेस की आयु 46 वर्ष की थी, भगत सिंह की आयु केवल 23 वर्ष की थी। 23 वर्ष के उस युवा ने 46 साल की कांग्रेस को आंधी में ताश के पत्तों की तरह उड़ाने का काम किया था। भगत सिंह का प्रभाव कितना था। उस भगत सिंह की आंधी केवल भारत में नहीं चली, इंग्लैंड की लेबर पार्टी के कई सांसदों ने अपने इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में यह अपील की कि भगत सिंह की फांसी की सजा को माफ कर दिया जाए, भगत सिंह को रिहा कर दिया जाए। तो यह भगत सिंह का प्रभाव था। भगत सिंह का नाम भगत सिंह कैसे पड़ा। देखिए, हमें ये कहानियां सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हम आने वाली पीढ़ी को, हमें कोई ड्रग लेने वाला नकली फिल्म स्टार नहीं बनाना, हमें उनका रोल मॉडल छत्रपति शिवाजी महाराज को बनाना है, बंदा बैरागी को बनाना है, संभाजी महाराज को बनाना है, चंद्रशेखर आजाद को बनाना है, भगत सिंह को बनाना है, राजगुरु को बनाना है, सुखदेव को बनाना है। और इन सबको बनाने के लिए हमें इनकी कहानियां अपने बच्चों को सुनानी पड़ेंगी। तो भगत सिंह का नाम भगत सिंह कैसे पड़ा, इसकी कहानी हम सुनते हैं। भगत सिंह 28 सितंबर को, जिस दिन उनका जन्म हुआ, तो उनके दोनों चाचा जेल में थे, उनके पिताजी जेल में थे। जैसे ही भगत सिंह का जन्म हुआ, उनके पिताजी की रिहाई की खबर आई। शाम होते होते उनके चाचा स्वर्ण सिंह की रिहाई की खबर आ गई कि उनको भी सरकार 1-2 दिन में रिहा करने वाली है। और 2 दिन बाद उनके दूसरे चाचा सरदार अजीत सिंह, जो मांडले की जेल में लाला लाजपत राय के साथ बंद थे, उनकी रिहाई की खबर आ जाती है। तो भगत सिंह की दादी जय कौर ये देखती है कि जो छोटा सा बच्चा घर में आया है, इसके जन्म लेते ही इसके पिताजी के, इसके चाचा की रिहाई की खबर आ रही है। और उस समय देखिए, इतना आतंक अंग्रेजों का था कि वो किसी क्रांतिकारी को पकड़ लेते थे, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो कब वापस आएगा, उसको जेल से छोड़ा जाएगा कि नहीं छोड़ा जाएगा। तो जब दो चाचा और पिताजी दोनों जेल से बाहर आने की सूचना मिली, तो उसकी दादी जय कौर ने कहा, भगत सिंह जी की दादी ने, कि ये बच्चा बड़ा भाग्य वाला है। तो उन्होंने पंजाबी में भाग्य वाला को कहते हैं भागों वाला, तो उसका नाम भागों वाला रख दिया। और वो पंजाबी का भागों वाला बदलता बदलता भगत सिंह पड़ गया। इस प्रकार से ये भगत सिंह बढ़ा। अब दादी जय कौर ने जब 28 सितंबर
1907 को इस छोटे से बच्चे का नाम भागों वाला रखा, तो उसको ये नहीं पता था उस समय कि ये छोटा सा भागों वाला बच्चा देश के 33 करोड़ की आबादी का भाग्य बदलने वाला है, ये भारत माता का भाग्य बदलने वाला बच्चा बनेगा। ये शायद उसकी दादी को नहीं पता था। तो ऐसा भगत सिंह का जन्म हुआ। भगत सिंह के बारे में वामपंथी बहुत फैलाते हैं, बहुत पुस्तक लिखते हैं। एक पुस्तक का बहुत प्रचार प्रसार करते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक हूं, और उस भगत सिंह का नाम लेकर एक दुष्प्रचार करते हैं कि अंतिम दिनों में वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, और वो कहते हैं कि भारत में अगर युवाओं को, नौजवानों को बरगलाने का काम करते हैं कि भगत सिंह बन जाओ, भगत सिंह के विचारों को झूठ मूठ से तोड़ मरोड़ कर पेश करके ये दिखाते हैं कि भगत सिंह तो सच्चे वामपंथी थे, कम्युनिस्ट थे। देखिए, भगत सिंह पूरी दुनिया को पढ़ते थे। इस जेल की डायरी में उन्होंने 400 पुस्तकें पढ़ी हैं। उसमें उन्होंने लेनिन को भी पढ़ा है, मार्क्स को भी पढ़ा है, दूसरे संसार की क्रांतियों को भी पढ़ा है। उन्होंने पहले भी पढ़ा है, बाद में भी पढ़ा है। तो भगत सिंह कोई लेनिन से या मार्क्स से प्रभावित नहीं थे। वो पूरी दुनिया की अच्छी अच्छी चीजों को इकट्ठा करके भारत के युवाओं को जगाना चाहते थे। उसके लिए भगत सिंह लगे हुए थे। तो नास्तिकता का आवरण लेकर भगत सिंह ने क्यों कहा था कि मैं नास्तिक नहीं हूं? उन्होंने इसलिए कहा था कि फांसी के फंदे पर मैं अपनी मर्जी से चढ़ रहा हूं, और मैं हंसते हंसते चढ़ रहा हूं, क्योंकि फांसी के फंदे पर चढ़ने का मेरा उद्देश्य है कि हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं को भगत सिंह बनाना है, करोड़ों युवाओं को जगाना है। डॉक्टर एम जुनेजा नाम के एक इतिहासकार हैं, और भगत सिंह के ऊपर बहुत से इतिहासकारों ने शोध किया है। वो ये कहते हैं कि भगत सिंह के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव उनके दादाजी का था, उनकी माताजी का था, और उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह ऐसे पहले सिख थे पंजाब के जिनको महर्षि दयानंद ने अपना शिष्य बनाया था, दीक्षा दी थी। उनका यज्ञोपवीत स्वामी दयानंद ने अपने हाथों से करवाया था। वो सत्यार्थ प्रकाश को, वैदिक धर्म को, भारतीय संस्कृति को बहुत गहराई से मानने वाले थे। और उनके दादा ने, सरदार अर्जुन सिंह ने, जब भगत सिंह 6-7 साल की उम्र के थे तो यज्ञ की वेदी पर खड़े करके उनको दान कर दिया था कि मैं तुम्हें देश के लिए दान करता हूं, देश की बलि वेदी पर दान करता हूं। तो बाद में जब भगत सिंह की शादी करने के लिए उनके माता पिता उनके ऊपर बहुत जोर दे रहे थे, तो भगत सिंह ने अपने दादाजी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में वो क्या लिखते हैं कि दादाजी, आपने तो मुझे देश की बलिवेदी के लिए भारत माता की गोदी में दान कर दिया था, और भारत की तो परंपरा रही है कि यहां पर जब किसी एक चीज को दान कर देते हैं तो दान की हुई चीज को वापस नहीं लिया जाता, इसलिए मैं शादी नहीं करवाऊंगा। मेरी शादी तो आजादी के साथ होगी, आजादी को, स्वतंत्रता को मैं अपनी दुल्हन बनाऊंगा, मुझे उसके साथ शादी करनी है, उसके साथ ब्याह रचाना है, इसलिए मैं किसी शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, और आप मेरे माताजी पिताजी को समझाओ। ऐसे भगत सिंह थे। भगत सिंह को जब फांसी की सजा दी गई तो उस समय जेल में चीफ वार्डर थे चतर सिंह। वो चतर सिंह 30 साल से अंग्रेजों की जेल में काम करते थे। अब भगत सिंह की फांसी की सजा देने के बाद वो भगत सिंह के क्रांतिकारी साथियों के बीच में कहते हैं, फूट फूट कर रोते हुए कहते हैं कि मुझे 30 साल हो गए, मेरे सामने बहुत से डकैतों को, चोरों को, बलात्कारियों को, खूंखार अपराधियों को, दुर्दांत अपराधियों को, जल्लादों को फांसी दी गई है। मैंने उनको फांसी के ऊपर चढ़ते हुए देखा है, लेकिन जिस दिलेरी के साथ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी के फंदे के ऊपर चढ़े हैं, वैसी दिलेरी और बहादुरी मैंने अपने जीवन में ना कभी देखी है, ना सुनी है और ना सोची है। तो इतनी बहादुरी के साथ भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी। भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई तो भगत सिंह ने एक तो सैंडर्स का वध किया था, दूसरा भगत सिंह ने क्या काम किया था, उस समय आज की जो संसद है दिल्ली में, उस समय दिल्ली की संसद के अंदर उन्होंने बम फेंकने का काम किया था। और जो उन्होंने बम फोड़ा था, उस बम से किसी की हत्या नहीं करने का उद्देश्य था, केवल धमाका करने का उद्देश्य था। और धमाके के साथ उन्होंने उस समय असेंबली हॉल में कुछ पर्चे लहराए थे, और वो पर्चे उन्होंने मीडिया के सामने फेंके थे कि ये पर्चे हम क्यों क्रांति करना चाहते हैं, हम क्रांतिकारी युवाओं को क्यों बनाना चाहते हैं। ये पर्चे फेंकने के लिए भगत सिंह वहां पर संसद में गए थे। भगत सिंह को पता था कि संसद से मैं निकलकर नहीं भाग सकता। उनको यह भी पता था कि अंग्रेजों की संसद में बम विस्फोट करने का मतलब है अपने आप को अंग्रेजों की गिरफ्त में गिरफ्तार करवाना। लेकिन सब जानते हुए भी उन्होंने अपने 2 पर्चे छपवाने के लिए असेंबली हॉल में बम फोड़ने का काम किया। तो उस भगत सिंह ने वो जो 2 पर्चे छपवाना चाहते थे, उनका उद्देश्य ये था कि देश के लोगों को गुलामी के जहर के बारे में पता लगे और आजादी की कीमत के बारे में पता लगे। सारे लोग, अखबार में जब वो पर्चा छपेगा तो लोग क्रांति के, आजादी के विचारों से सहमत होंगे, तो लोग भगत सिंह बनेंगे, आंदोलन करेंगे। इस उद्देश्य के साथ भगत सिंह ने यह काम किया। आज देखिए, भगत सिंह को उसके पास उस समय सोशल मीडिया नहीं था,
भगत सिंह के समय केवल प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी थी, तो क्रांतिकारी पन्ने छपवाते थे और पत्रक छपवाकर जगह जगह बांटने का काम, लगाने का काम करते थे। लेकिन क्रांतिकारी वो पत्रक 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 की संख्या में ही छाप सकते थे, इससे अधिक नहीं छाप सकते थे। आज अगर भगत सिंह होते तो भगत सिंह भी सोशल मीडिया का प्रयोग करते। आप और हम भगत सिंह की तरह क्रांतिकारी बन सकते हैं। सब लोग सियाचिन में जाकर, सब लोग जैसलमेर के तपते रेगिस्तान में नहीं जा सकते, तो आपके और हमारा एक दायित्व है। देखिए, चाइना के साथ युद्ध होगा या नहीं होगा, 99% युद्ध होने की संभावना नहीं है। देश के अंदर जो खतरा है वो देश के अंदर खतरा ज्यादा है। बहुत से लोग दलितों के नाम पर, सवर्णों के नाम पर, अलग अलग जातियों के नाम पर, वर्गों के नाम पर, मत पंथ के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर पूरे देश को बांटने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, देश के अंदर सिविल वार करवाने के प्रायोजित कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आपको और हमें भगत सिंह बनकर, भगत सिंह के रास्ते पर चलकर असेंबली हॉल में बम नहीं फोड़ना, हमें फांसी का फंदा नहीं चूमना। हमें एक संकल्प लेना है कि हम सोशल मीडिया का देशभक्ति के लिए, भगत सिंह के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए, चंद्रशेखर राजगुरु के प्रचार प्रसार करने के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए और देश में देशभक्ति के वातावरण को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग करेंगे। ये संकल्प आप और हम ले सकते हैं। ये संकल्प हमें भगत सिंह से लेना है। क्यों? क्योंकि भगत सिंह उस समय कहते थे कि ये, उस समय भी देखिए, भगत सिंह जो उस समय की जो पार्टी थी, उस समय की कांग्रेस पार्टी, जिसको नरम दल कहा जाता था, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी गरम दल में माने जाते थे। तो भगत सिंह ये कहते थे कि ये जो नरम दल वाले हैं, ये जो कांग्रेस वाले हैं, ये छींकते हैं ना, तो इनकी छींक भी अखबार में हेडलाइन के रूप में छपती है, और हम अपनी गर्दन कटवा लें तो भी अखबार वाले कुछ छापते नहीं है। तो भगत सिंह की यह पीड़ा थी कि हम क्रांतिकारी अपनी बात कैसे कहें, अखबार वाले छापते नहीं है, टीवी उस समय आया नहीं है। तो भगत सिंह ने अपनी बात कहने के लिए असेंबली हॉल में बम फोड़ने का काम किया था। तो आपको और हमें भगत सिंह बनना है। तो आज हम भगत सिंह बनते हुए, हम शहीद आजम भगत सिंह ना बने, बलिदान शिरोमणि भगत सिंह ना बने, हुतात्मा भगत सिंह ना बने, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि भगत सिंह ने तो अपनी जान दी थी, हम देश के लिए अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे। अब भगत सिंह को जब फांसी की सजा दे दी गई, तो फांसी की सजा जब दी गई तो उनकी अंतिम इच्छा के बारे में जब पूछा गया, तो भगत सिंह ने कहा कि मैं बेबे के हाथ की रोटी खाना चाहता हूं। अब जो जेलर है और जो उन्होंने पूछा कि ये बेबे कौन होती है, तो बताया कि पंजाबी में मां को बेबे कहा जाता है। तो फिर भगत सिंह से कहा गया कि भाई आपकी मां तो बहुत दूर है, लाहौर से उनके गांव काफी दूरी पर है, वहां पर है, तो हम आपको ये आपके मां की हाथ की रोटी कैसे खिला सकते हैं। तो भगत सिंह ने कहा कि मेरी मां दूर नहीं है, मेरी मां यहीं पर है। तो फिर उन्होंने कहा कि जेल में, उस समय की जो जेल होती थी ना, तो जेल में टॉयलेट और लैट्रिन सूखी टॉयलेट करनी पड़ती थी, क्योंकि पाइपलाइन और पानी की व्यवस्था नहीं होती थी। तो उस सूखी टॉयलेट को जमादार उठाने का काम करता था। तो भगत सिंह ने कहा कि ये जो जमादार है ना, जो मेरी टॉयलेट साफ करता है जेल में रहते हुए, जिसने 700 दिन तक मेरी टॉयलेट साफ करने का काम किया है, मैं इसके हाथ की रोटी खाना चाहता हूं। मैं इसको अपनी बेबे मानता हूं, मां मानता हूं। क्यों? वो कहते हैं कि जब छोटा बच्चा कोई होता है तो दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो उसकी टॉयलेट, उसकी लैट्रिन को साफ करने का काम करता है, वो उसकी मां करती है। तो वो कहता है कि ये जो दलित व्यक्ति है, ये जो सामान्य क्लास का व्यक्ति, जिसको जाति का व्यक्ति जिसको कहा जाता है, इस जमादार के हाथ की मैं रोटी खाऊंगा तो मुझे ये लगेगा कि ये बेबे के हाथ की रोटी है। उस जमादार ने कहा कि मैं तो अपवित्र, मेरे हाथ तो ठीक नहीं है, मैं तो टॉयलेट साफ करता हूं तो मेरे हाथ तो अपवित्र हैं। तो भगत सिंह ने कहा कि हर मां अपने बेटे की टॉयलेट साफ करती है, लैट्रिन साफ करती है, तो क्या मां अपवित्र है? यदि मां अपवित्र नहीं है, मां सबसे पवित्र है, तो जमादार भी सबसे पवित्र है। ये भगत सिंह के विचार थे। तो ऐसे विचारों में हमें भी जीना है। जाति के आधार पर कभी हमें आपस में भेदभाव नहीं करना। कर्म के आधार पर हम करें कि कोई व्यक्ति यदि गलत है, उसकी भावना गलत है, उसका वो अपवित्रता के साथ रहता है, वो देशद्रोही है, वो समाज के साथ द्रोह करने वाला है, वो नशे का सेवन करने वाला है, तो आप उसका विरोध करें। वो आपके परिवार में है तो उसका भी करें, लेकिन यदि कोई व्यक्ति का केवल जन्म के आधार पर विरोध ना करें। भगत सिंह ये कहते थे दलितों की समस्या के ऊपर, जातिवाद के ऊपर, वो कहते थे कि अपने देश को जातिवाद से मुक्त करवाना पड़ेगा। इसके लिए वो कहते हैं कि देखो कितनी विडंबना है, एक कुत्ता जिसको हमने पाला हुआ है वो हमारी गोदी में बैठ सकता है, वो हमारी रसोई में जा सकता है। उस कुत्ते के कारण हमारी गोदी अपवित्र नहीं होती, हमारी रसोई अपवित्र नहीं होती, जिसको हमने घर में पाला हुआ है। लेकिन यदि कोई एक इंसान के किसी विशेष परिवार में जन्म ले लेता है और केवल जन्म लेने के कारण ही
उसको हम छूने से अपवित्र हो जाते हैं, तो इससे बड़ा अन्याय, अत्याचार और जुल्म कोई और हो नहीं सकता। तो ये भगत सिंह के विचार थे। तो हमें अपने देश को बचाने के लिए जातिवाद की बेड़ियों को तोड़ना है। भगत सिंह और क्या थे, मैं थोड़े से 2-4 किस्से और आपके सामने रखूं। भगत सिंह, देखिए पुराने जमाने में जब भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई, 24 तारीख को फांसी देनी थी, 23 तारीख की रात को दे दी, तो 25 तारीख को अखबार में छपा। 24 तारीख की रात को जब अखबार छपे तब ये खबर लीक आउट हुई। तो 24 तारीख के अखबार जो 25 तारीख को होकर अखबार बेचते हैं, तो पुराने जमाने में जब होकर्स अखबार बेचते थे तो अखबार बेचते हुए वो आवाज लगाते थे कि आज के अखबार की ये न्यूज कटिंग है, ये बड़ी खबर है, तो आवाज दे दे के बड़ी न्यूज के साथ वो आवाज लगाते थे। मुंबई, कलकत्ता, लाहौर की सड़कों में होकर जो अखबार बेचते थे, वो पहले जो अखबार बेचते थे वो केवल वो पेट के लिए अखबार बेचते थे, पेट के लिए आवाज लगाते थे। लेकिन जिस दिन भगत सिंह के मौत की सजा छपी, अखबारों में छपी, उस दिन अखबार बेचने वाले होकर्स ने भी जो आवाज निकाली, वो रो रो कर अपने दिल से आवाज निकाली कि भारत माता के लाडले भगत सिंह को फांसी के ऊपर चढ़ा दिया गया। भगत सिंह और कैसे थे? भगत सिंह, देखिए भगत सिंह सारे क्रांतिकारियों की तरह केवल अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के बारे में बात नहीं करते थे। वो ये सोचते थे कि अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद भारत की व्यवस्थाएं कैसी होंगी, भारत के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसे होंगी, भारत के अंदर सब लोगों को समानता का अधिकार कैसे मिलेगा, भारत कैसे अच्छा भारत बनेगा। भारत में वो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते थे, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन चाहते थे। देखिए जितनी भी उस समय की जो कांग्रेस थी ना, उस समय की कांग्रेस अंग्रेजों से समझौते की बात करती थी कि विधानसभाओं में मेंबरशिप ले लेते हैं, साथ मिलके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लेते हैं, एजेंडा सेटिंग कर लेते हैं। लेकिन भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारी थे, चंद्रशेखर ऐसे क्रांतिकारी थे, सही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे क्रांतिकारी थे जो कहते थे कि अंग्रेजों से हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता, अंग्रेजों से केवल हमारा एक ही समझौता हो सकता है कि अंग्रेज तत्काल अपना बोरिया बिस्तर समेटें और हमारे भारत देश को छोड़कर चल दें। इसके अलावा अंग्रेजों से हम और कोई भी समझौता नहीं कर सकते। गांधी जी के बारे में भगत सिंह ये कहते थे कि गांधी जी उदार हृदय के परोपकारी जीव हैं, परोपकारी व्यक्ति हैं, लेकिन केवल परोपकार से जनता का कल्याण नहीं हो सकता, भारत का कल्याण नहीं हो सकता। और उस समय भी वो कांग्रेस को जमींदारों की, पूंजीपतियों की, अमीर लोगों की पार्टी मानते थे। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ये ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। जो लोग अच्छे हैं वो अच्छे हैं, वो किसी भी पार्टी में, किसी भी जाति में, किसी भी मजहब में हो सकते हैं। जब जेल में भगत सिंह थे तो भगत सिंह की दादी जयकौर जेल में भगत सिंह से मिलने के लिए आई, तो भगत सिंह के हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई थी, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी, गले के अंदर भी बेड़ियां पड़ी हुई थी। तो जब जाजी जयकौर जेल के दरवाजे के ऊपर मिलने के लिए खड़ी हुई थी तो भगत सिंह को बुलाया गया। तो जब भगत सिंह आ रहे थे तो उनकी हथकड़ी बेड़ियों की खनखन की आवाज, उनके टकराने की आवाज आई। तो उनकी दादी के सामने जब वो आए तो उनकी दादी ने उनको भगत सिंह को देखकर कहा कि हाँ बेटे भागों वाले, यह क्या, ये बेड़ियां कैसी हैं। तो भगत सिंह ने बेड़ियां बजाई और बजाकर ठाका लगाकर ये कहा कि दादी, आपने मेरा नाम भागों वाला रखा है, मैं तो जन्म से ही भाग्य वाला हूं, मेरा भाग्य तो बहुत तेज है, और ये जो हथकड़ी बेड़ी हैं ये सरकार के गहने हैं, और ये गहने किसी बहुत अच्छी किस्मत वाले क्रांतिकारी को मिलते हैं, सब लोगों को नहीं मिलते। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे अंग्रेजों ने ये गहने पहनाए हैं। जेल में जब अंग्रेज भगत सिंह के ऊपर, राजनीतिक कैदियों के ऊपर अत्याचार करते थे तो भगत सिंह ने जेल में भूख हड़ताल की थी। और जो भगत सिंह की भूख हड़ताल थी वो 126 दिन की भूख हड़ताल थी। भगत सिंह की भूख हड़ताल कोई ऐसी भूख हड़ताल नहीं थी कि जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल करते करते उन्होंने कि नींबू पानी लिया हो, उन्होंने कोई शहद का पानी लिया हो, उन्होंने कोई नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लिया हो। भगत सिंह ने जो भूख हड़ताल की थी, उनके साथियों ने जो भूख हड़ताल की थी, वो 126 दिन की भूख हड़ताल थी। और 126 दिन की भूख हड़ताल में उन्होंने पानी के अलावा कुछ नहीं पिया। जब उन्होंने हड़ताल की तो जेल का अंग्रेज वार्डर कहता है कि भगत सिंह, तुम लोगों को तो थोड़े दिन बाद फांसी के फंदे पर चढ़ना है, तुम ये जो जेल की व्यवस्थाओं को बदलने के लिए भूख हड़ताल कर रहे हो, इससे क्या फायदा है, क्यों अपने आप को कष्ट दे रहे हो, आराम से आप जेल के अंदर रहो, अब आपको तो जाना ही है, फांसी के ऊपर लटकना है। तो भगत सिंह ने कहा कि जेल के बाहर हो या अंदर, क्रांतिकारी का काम है अंतिम सांस तक अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ना। और मेरी इस भूख हड़ताल की मांगे मानकर जो सुधार हो, चाहे उसे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन हमारे
संघर्ष से हमारे क्रांतिकारी साथियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। भगत सिंह आजादी चाहते थे तो भगत सिंह को खुद आजादी का सुख नहीं भोगना था, वो तो मरने के लिए तैयार थे, लेकिन मरने के बाद भी वो चाहते थे कि वो जो आजादी मिलेगी उससे मेरे देश का भला होगा, मेरा देश अच्छा होगा। भगत सिंह ने जब वो जेल में थे तो जेल में होते हुए अंग्रेजों की कोर्ट का बहिष्कार कर दिया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जब इनके ऊपर मुकदमा चलता था तो ये वंदे मातरम के नारे लगाते हुए, सरफरोशी की तमन्ना, इनकलाब जिंदाबाद के गाने गाते हुए जाते थे। मीडिया वाले आते थे तो मीडिया वालों के सामने अंग्रेजों की खूब धुलाई करते थे, खूब खिंचाई करते थे। तो एक बार उन्होंने जेल का बहिष्कार कर दिया, कोर्ट का बहिष्कार कर दिया कि हम जेल से कोर्ट में नहीं जाएंगे, अंग्रेजों की कोर्ट का हम बहिष्कार करते हैं। तो जेल के अंग्रेज वार्डन को लगाया गया कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लेकर कोर्ट में आया जाए, क्योंकि जब तक कोर्ट में नहीं आएंगे, अब फांसी देनी है तो फांसी देने के लिए भी सुनवाई का ढोंग तो करना है, आडंबर करना है, ड्रामा करना है। तो जेल वार्डर ने 10-10 खूनी पठानों को लगाया कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जबरदस्ती मार मार कर लारी में बंद करके कोर्ट में ले जाया जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो जेल के वार्डर ने कोर्ट के मजिस्ट्रेट को लिखा कि भगत सिंह को पीट पीट कर हम मार तो सकते हैं, लेकिन उसकी मर्जी के बिना कोर्ट में नहीं ला सकते। ऐसे भगत सिंह थे। तो ऐसे हमारे भगत सिंह थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सब क्रांतिकारियों को आज हम नमन करते हैं, आज हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और मैं कुछ पन्ने आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। देखिए, भगत सिंह 1907 में जब उनका जन्म हुआ तो जन्म होते ही जब वो मात्र 12 साल के थे तो कई मील पैदल चलकर जब 1919 में जलियांवाला कांड हुआ तो जलियांवाला बाग में पहुंच गए। स्कूल में नहीं गए, स्कूल का बस्ता उठाकर जलियांवाला बाग में गए और खून से सनी हुई उस मिट्टी को उन्होंने बोतल में बंद कर लिया और उस समय संकल्प लिया कि ये जो अंग्रेज जिन्होंने मेरे देशवासियों को की हत्या की है, उनके ऊपर अत्याचार किए हैं, उनको मैं मजा चखा कर रहूंगा। और भगत सिंह का बौद्धिक स्तर कितना था आप अंदाजा लगा लीजिए, बहुत अद्भुत बौद्धिक स्तर उनका था। 1925 में मतवाला नाम की एक पत्रिका छपती थी। उस पत्रिका में बलवंत सिंह के नाम से शहीद भगत सिंह एक लेख लिखते हैं युवाओं के बारे में। वो क्या कहते हैं, आज का पंजाब जब हम देखते हैं कि पंजाब में हर चौथा युवा नशे की ड्रग्स ले रहा है, हर दसवीं कहीं ऐसा लगता है कि अपने देश में, अपने पंजाब में जो ड्रग्स का कारोबार, ड्रग्स का सेवन बढ़ रहा है, क्या ये भगत सिंह वाला पंजाब है? तो पंजाब वाला, भगत सिंह वाला पंजाब कैसे बने, युवा क्या होता है, युवा कैसा होता है, इसके बारे में भगत सिंह मतवाला में आज से 95 साल पहले 1925 में एक लेख लिखते हैं। उस लेख में वो कहते हैं कि युवावस्था मानव जीवन का वसंत काल है, उसको पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है। युवावस्था में एक नशा छा जाता है। युवावस्था में विधाता की दी हुई सारी शक्तियां सहस्त्र धारा बनकर फूट पड़ती हैं। मतवाले हाथी की तरह निरंकुश, तूफानी वर्षा की तरह प्रलयंकारी, प्रबल, प्रबंजन, प्रचंड होती है युवावस्था। आप भगत सिंह के शब्दों का चयन देखिए, एक एक युवा को ये शब्द गांठ मार लेने चाहिए। भगत सिंह कहते हैं कि ज्वालामुखी की तरह होती है युवावस्था, भैरवी संगीत की तरह मधुर होती है युवावस्था। वो कहते हैं उज्जवल प्रभात की शोभा है युवावस्था, संध्या की बेला, चंद्रमाता की शीतलता, जेठ की तपती दोपहरी का ताप युवावस्था के अंदर है। युवावस्था ऐसी है जैसे क्रांतिकारी की जेब में फटने को तैयार बम का गोला। युवावस्था ऐसी है जैसे क्रांतिकारी की जेब में भरी हुई पिस्तौल। युवावस्था ऐसी है जैसे रणभूमि में योद्धा के हाथ की तलवार। मतलब भगत सिंह कहते हैं कि युवा जो चाहे वो कर सकता है। आगे भगत सिंह कहते हैं कि 16 से 25 वर्ष के इस हार्ड मास के पुतले में विधाता संसार के साहस को समेटकर बंद कर देता है। भगत सिंह आगे कहते हैं कि युवावस्था देखने में तो शस्य श्यामला वसुंधरा से भी सुंदर है, पर इसके अंदर भूकंप की भयंकरता भरी हुई है। युवावस्था में मनुष्य के लिए केवल 2 ही मार्ग हैं। भगत सिंह सावधान करते हैं, वो कहते हैं कि युवक चाहे तो उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है, एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, भगत सिंह बन सकता है, चंद्रशेखर आजाद बन सकता है, महाराणा प्रताप बन सकता है, छत्रपति शिवाजी बन सकता है। लेकिन भगत सिंह दूसरी ओर कहते हैं कि यदि युवक नीचे गिरना शुरू हो जाए तो पतन की गहरी खाई में गिरकर ओसामा बिन लादेन या दाऊद इब्राहिम भी बन सकता है। आगे वो कहते हैं कि युवा चाहे तो त्यागी बन सकता है, चाहे तो विलासी बन सकता है। युवा चाहे तो देवता बन सकता है, चाहे तो राक्षस और पिशाच बन सकता है। युवा आतंकवादी बनकर सारे संसार को त्रस्त भी कर सकता है और वही युवा योद्धा बनकर पूरे संसार को अभयदान दे सकता है।
भगत सिंह कहते हैं कि पूरे संसार में युवक का साम्राज्य है, युवक के कीर्तिमान से पूरे विश्व का इतिहास भरा पड़ा है, युवक ही रणचंडी के ललाट की रेखा है, युवक स्वदेश की यश दुदुम्बी का निनाद है, युवक ही किसी भी देश का मेरुदंड है, युवक ही महाभारत के भीष्म पर्व की पहली ललकार के समान विकराल है, युवावस्था भक्त प्रहलाद के सत्याग्रह की तरह दृढ़ और अटल है। अगर किसी को विशाल हृदय की आवश्यकता हो तो उसको युवकों का दिल टटोलना पड़ेगा। अगर किसी को आत्मत्यागी वीर की बलिदान की आवश्यकता हो, नरमुंडों की आवश्यकता हो, तो वो केवल युवाओं से मिलेंगे। भगवान की अद्भुत रचना है युवा, वह निश्चिंत है, असावधान है, बेपरवाह है। युवाओं के बारे में भगत सिंह कहते हैं कि लगन लग गई तो किसी भी युवा के लिए रात भर जागना बाएं हाथ का खेल है। जेठ की दोपहरी उसके लिए चैत की चांदनी है, सावन भादों की झड़ी भयंकर वर्षा उसके लिए फूलों की वर्षा है। युवा चाहे तो अपने देश को, अपनी जाति को ऊपर उठा दे, वह चाहे तो बड़े बड़े साम्राज्य गिरा दे। पतितों के उत्थान और संसार के उद्धार के सूत्र केवल और केवल युवाओं के हाथ में हैं। भगत सिंह आगे कहते हैं कि अगर किसी को रक्त की बूंदें चाहिए तो उसको युवाओं के सिवा और कोई नहीं दे सकता। भगत सिंह कहते हैं कि यदि तुम बलिदान चाहते हो तो तुम्हें युवाओं की ओर देखना पड़ेगा। भगत सिंह कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र व जाति का भाग्य विधाता केवल और केवल युवा है। आज जो ड्रग भारत ले रहा है, उस ड्रग के पीछे पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। दाऊद इब्राहिम कोई कारोबार नहीं करता। दाऊद इब्राहिम के पास आज 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। वो जो 50,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है वो नशे का कारोबार है, वो ड्रग का रैकेट है। पाकिस्तान जब 1965, 1971, 1999 के युद्ध में भारत से नहीं जीत पाया तो उसने ड्रग को हथियार बनाया। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब में जो ड्रग्स आती हैं वो दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान से आती हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि यदि हमने भारत के युवाओं को ड्रग का एडिक्ट्स बना दिया, ड्रग का आदी बना दिया, तो उनको देशद्रोही भी बना सकते हैं। पठानकोट में जो हमला हुआ उसमें जो एसपी था जिसने आतंकवादियों को अपनी गाड़ी में बैठाकर बॉर्डर पार करवाकर पठानकोट के बेस तक लेकर आया था, उस एसपी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी कि पाकिस्तान की आईएसआई के आतंकवादियों ने उसको ड्रग का एडिक्ट्स बना दिया था। तो भगत सिंह आगे कहते हैं कि युवक कल के भारत के भाग्य विधाता हैं, वो भविष्य की सफलता के बीज हैं। सारे संसार के इतिहास के पन्नों को पलट कर देख लो, सारे संसार की क्रांतियां और परिवर्तनों का इतिहास केवल और केवल युवाओं के रक्त से लिखा गया है। सच्चा युवक बिना किसी भय के मृत्यु का आलिंगन करता है। सच्चा युवक संगीनों के सामने अपनी छाती को खोलकर तना हो जाता है। भगत सिंह कहते हैं कि सच्चा युवक तोप के मुंह पर बैठकर भी ठहाके लगा सकता है, मुस्कुरा सकता है। भगत सिंह कहते हैं कि सच्चा युवक बेड़ियों की झंकार पर राष्ट्रगान गाता है। सच्चा युवक फांसी के फंदे पर हंसते हंसते चढ़ जाता है। सच्चा युवक जेल की चक्की पर उद्बोधन के मंत्र गाता है। सच्चा युवक काल कोठरी के अंधकार के अंदर अपनी जवानी को डुबोकर अपनी आहुति देकर वह अपने देश के अंधकार को दूर करता है। और लास्ट में भगत सिंह युवाओं का आह्वान करते हुए वो कहते हैं, हे भारतीय युवक। और ये जो भगत सिंह का 95 साल पहले का आह्वान है ना, जो उन्होंने मतवाला नाम की पत्रिका में लिखा, ये आज भी प्रासंगिक है। तो भगत सिंह कहते हैं कि हे भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में बेखबर सो रहा है? उठ, आंखें खोल, देख, पूर्व दिशा के ललाट पर सूर्य उग रहा है। अब अधिक मत सो, सोना हो तो मृत्यु के आगोश में जाकर सो। कायरता की गोद में क्यों सोता है? मोह ममता त्याग कर खड़ा हो जा। तेरी माता, तेरी प्रातः स्मरणिया, तेरी परम वंदनिया, तेरी जगदम्बा, तेरी अन्नपूर्णा, तेरी त्रिशूल धारिणी, तेरी सिंह वाहनी, तेरी शस्य श्यामला, तेरी भारत माता आज घायल पड़ी फूट फूट कर रो रही है। अगर तेरे अंदर थोड़ी सी शर्म बाकी है तो उठकर मां के दूध की लाज रख, उसके उद्धार का बीड़ा उठा, उसके आंसुओं की एक एक बूंद की सौगंध खा और मुक्त कंठ से यह संकल्प लें कि हमें हमारे शहीदों के और क्रांतिकारियों का भारत बनाना है। यह आह्वान भगत सिंह करते हैं। 95 साल पहले युवाओं के लिए जिन शब्दों का चयन भगत सिंह ने किया है, युवाओं को जो प्रेरणा दी है, मुझे ऐसा लगता है कि 2 पन्नों में युवाओं के लिए इससे अच्छा और कोई आर्टिकल नहीं हो सकता। तो ऐसे शहीद आजम, हुतात्मा शिरोमणि, वीर बलिदानी, हम उनको नमन करते हैं और आज ये संकल्प लेते हैं कि हम देश के लिए जो कुछ अच्छा कर सकते हैं वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे, उस देश के लिए अच्छा करेंगे। और राकेश भारत के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, आप इसको जरूर लाइक कर लीजिए। इसी प्रकार से क्रांतिकारियों के बारे में, भारत के गौरव के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में आपको नए नए वीडियो मिल जाएंगे। अलग अलग क्रांतिकारियों के बारे में आपको और जानना हो, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में, शिवाजी के बारे में, बंदा बैरागी के बारे में, संभाजी महाराज के बारे में, हाड़ा रानी के बारे में, प्रफुल्ल चाकी के बारे में,
खुदीराम बोस के बारे में, चाफेकर बंधुओं के बारे में, वीर सावरकर के बारे में, लोकमान्य तिलक के बारे में, भगवती चरण वोहरा के बारे में, राजगुरु के बारे में, सुखदेव के बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, 1857 की क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई जी से लेकर जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं उन सबको नमन करने के लिए आप मेरे इस पेज को लाइक कर सकते हैं, राकेश भारत को। आज के दिन इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।